मैनहट्टन के बीच में एक 29 फ्लोर की बिल्डिंग है, लेकिन उनमें एक भी खिड़की नहीं लगी है। कहीं पे भी कांच का छोटा सा भी टुकड़ा नहीं लगा हुआ है। 3 दशकों तक लोगों को पता ही नहीं था कि ये बिल्डिंग आखिर बना क्यों है। लेकिन 2016 में कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुआ, तब सबको समझ आया कि ये बिल्डिंग एक मैसिव सर्विलियंस ऑपरेशन का हिस्सा था। इसकी कहानी स्टार्ट होती है 1969 में, जब AT&T ने आर्किटेक्ट जॉन कार्ल वार्निक को कहा कि एक ऐसी बिल्डिंग बनाओ जो न्यूक्लियर अटैक भी झेल सके। क्योंकि ये कोल्ड वार का टाइम था, लोगों को डर था कि कभी भी एटॉमिक बम गिर सकता है। इसीलिए वार्निक ने डिज़ाइन किया एक फोर्ट्रेस, एक बिल्डिंग जो सर्वाइव कर सके चाहे दुनिया तबाह हो जाए। बिल्डिंग के बाहर का पैनल प्रीकास्ट कंक्रीट का था और उस पर स्वीडिश ग्रेनाइट लगाया गया था ताकि सरफेस रफ और ड्यूरेबल रहे। 10वें और 29 फ्लोर पर बड़े ब्लैक विंड बने हुए थे। ये बिल्डिंग 550 फीट लंबी थी, लेकिन इनमें सिर्फ 29 फ्लोर था क्योंकि हर फ्लोर 18 फीट ऊंचा था, नॉर्मल बिल्डिंग से डबल। हर फ्लोर पर बड़े मशीन, केबल और बैकअप सिस्टम लगे हुए थे। इस बिल्डिंग से बस एक ब्लॉक दूर एक फेमस जेंगा टावर पूरे ग्लास का है और इधर ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट का बना है। ऑफिशियली ये बिल्डिंग एक टेलीफोन स्विचिंग सेंटर थी। यहाँ से हर दिन 175 मिलियन कॉल्स प्रोसेस होता था। लेकिन इसके अंदर कुछ और भी था। बिल्डिंग के पास अपना 2.5 लाख गैलन डीजल फ्यूल जनरेटर, पानी और फूड स्टोरेज था। कहा जाता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद भी 1500 लोग 2 हफ्ते तक जिंदा रह सकते थे यहाँ पे। फिर एक सवाल उठता है, क्या एक नॉर्मल टेलीकॉम सेंटर को इतना सिक्योरिटी चाहिए होता है? इसका जवाब मिला 2016 में, जब एडवर्ड स्नोडेन का लीक सामने आया, जिसमें बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट थे। इनमें NSA का डॉक्यूमेंट भी था। इस डॉक्यूमेंट से पता चला कि बिल्डिंग का एक सीक्रेट कोड नेम भी था, टाइटन पॉइंट। यहाँ से NSA ने दुनिया भर की कम्युनिकेशन टैप की थी, UN, वर्ल्ड बैंक और 38 फॉरेन नेशन तक का। इस बिल्डिंग के रूफटॉप पर सैटेलाइट डिस्क भी लगा हुआ था जो NSA के इंटेलिजेंस सिस्टम से लिंक था। ये एक हिडन नोड था जहाँ से दुनिया की फ़ोन और डेटा ट्रैफिक सुनी जा सकती थी। सन 1976 से अमेरिका भर में 145 फोर ही ऐसे स्विचेस इंस्टॉल हुए थे जो पब्लिक रिकॉर्ड में भी मेंशन था। 33 थॉमस स्ट्रीट के अंदर वाला स्विच इंटरनेशनल गेटवे था। US और बाकी देशों का कॉल यहीं से जाता था। लोगों को इस चीज़ का विश्वास नहीं था, लेकिन इस गेटवे का प्रूफ 1991 में मिला, जब एक छोटी सी पावर फेलियर हुई और FAA का प्राइवेट लाइन भी क्रैश हो गया। बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन इससे एक बात क्लियर हो गया, ये बिल्डिंग इतना क्रिटिकल है कि जब ये फेल होता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मैनहट्टन में सब कुछ रुक गया था, लेकिन 33 थॉमस स्ट्रीट बिल्डिंग तब भी चल रहा था। इससे ये पता चला कि 33 थॉमस स्ट्रीट का ऑफिशियल स्टोरी सही था, लेकिन पूरा नहीं था। इस पूरे स्टोरी का खुलासा 2016 में हुआ, जब एडवर्ड स्नोडेन के लीक किए हुए डॉक्यूमेंट को जर्नलिस्ट ने डीपर इन्वेस्टिगेट किया। इस लीक के अंदर 1.5 मिलियन से ज़्यादा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट थे, जिसे जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया और पूरा रिपोर्ट बना के पब्लिश किया, जिसका टाइटल था टाइटन पॉइंट, द NSA स्पाई हब इन न्यूयॉर्क, हिडन इन प्लेन साइट। ऑथर थे रैन गैलेनहॉर और हेनरिक मॉल्ट। रायन और हेनरिक दोनों एक्सपीरियंस थे। उन्होंने स्नोडेन के सीक्रेट डॉक्यूमेंट को डीपली स्टडी किया, उसकी टेक्निकल और कोडेड लैंग्वेज को समझा। इस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि ये बिल्डिंग 1974 में कंप्लीट हुआ। रायन और हेनरिक ने NSA के सीक्रेट कोड नेम को एनालाइज किया। जैसे एक कोड नेम था लिथियम, जो कि एक्चुअल में AT&T का कोड नेम था। लिथियम के अलावा कई और कोड नेम थे, जैसे कि ब्लारने फॉरेन कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट प्रोग्राम का था, रिमरॉक 4ESS स्विचेस का रेफरेंस था, स्केड्रो सैटेलाइट इंटरसेप्शन सिस्टम था। जिसके बाद जर्नलिस्ट ने 33 थॉमस बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट, FCC रिकॉर्ड को एम्प्लॉय के इंटरव्यू के साथ कंपेयर किया, तो सारा डिटेल मैच हो गया। जैसे रूफ पर सैटेलाइट डिस्क्स, AT&T के लाइसेंस, FBI ऑफिस के पास लोकेशन और सिक्योर इंटरनल रूम। रिपोर्ट में लिखा था कि बिल्डिंग के अंदर एक हिडन सिक्योर एरिया था, जिसे SCIF सेंसिटिव कंपार्टमेंट इंफॉर्मेशन फैसिलिटी कहा जाता है। यहाँ से NSA डायरेक्टली वर्ड के कम्युनिकेशन सिग्नल टैप करती थी। स्नोडेन के पेपर से क्लियर हुआ कि AT&T, जिसका कोड नेम था लिथियम, NSA के साथ पूरी तरह से कॉर्पोरेट कर रहा था। कंपनी ने अपने बिल्डिंग के अंदर स्पेशल सीक्रेट रूम बनाया था जहाँ पे NSA का मशीन लगा था। 2011 तक AT&T ने NSA को 1.1 बिलियन सेलफोन रिकॉर्ड सेंड किया था। इसके अलावा NSA के एजेंट के लिए एक मैनुअल भी बना था, जिसके अंदर सारा डिटेल लिखा था कि अगर वो टाइटन पॉइंट विजिट कर रहे हैं तो उस टाइम उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। उसमें लिखा था कि कवर स्टोरी रेडी रहना चाहिए, बजर से एंट्री लेना है, FBI के नेम पर व्हीकल यूज़ करना है, NSA का नाम कहीं नहीं आना चाहिए। ये सारा गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी था। इसके अलावा NSA का एक इंटरनल सर्च टूल था X की स्कोर, जिसे गूगल फॉर स्पाई कहा जाता है।
एजेंट किसी भी ईमेल एड्रेस या फिर कीवर्ड को सर्च करके मैसेज, चैट, ब्राउजिंग डेटा सब कुछ देख सकते थे और टाइटन पॉइंट से कलेक्ट हुए डेटा इसी सिस्टम में जाता था, जिसमें बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हर दिन भेजा जाता था। लेकिन ये सर्विलियंस सिर्फ 33 थॉमस तक ही नहीं रुका। सैन फ्रांसिस्को में भी एक बिल्डिंग था 611 फॉल्सन स्ट्रीट, जिसके अंदर भी एक सीक्रेट रूम बना था जिसका साइज 24 बाई 48 फीट था और इसे 64 1A के नाम से जाना जाता था। ये छोटा सा कमरा था पर उसके अंदर जो हो रहा था उसने अमेरिका के टेलीकॉम सिस्टम को हिला दिया। जब लोगों को पहली बार रूम 64 1A के बारे में पता चला, सबको शॉक लग गया। एक सिंपल ऑफिस के अंदर ऐसा सीक्रेट रूम जहां कुछ टेक्नीशियन जा ही नहीं सकते थे। और ये रूम था AT&T के स्विचिंग सेंटर में, जहां से पूरा इंटरनेट और फ़ोन ट्रैफिक पास होता था, जिसका आइडिया किसी भी एम्प्लॉय को नहीं था। पर इस कहानी का खुलासा मार्क क्लेन करते हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस AT&T इंजीनियर थे जो 20 साल से काम कर रहे थे। 2003 के आसपास उन्होंने देखा कि एक सील रूम बन रहा है और उनमें एंट्री सिर्फ उन लोगों का था जिसके पास NSA क्लियरेंस था। AT&T के डॉक्यूमेंट से पता चला कि इसे SG3 सिक्योर रूम के नाम से जाना जाता था। SG3 मतलब स्टडी रूम 3। क्लेन को लगा कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन जब वो बाद में कंपनी के डॉक्यूमेंट देखा तब उसको समझ आया कि ये रूम कुछ नॉर्मल टेलीकॉम काम के लिए नहीं था, बल्कि इससे बहुत बियॉन्ड चीज़ें हो रही थी। टेक्नोलॉजी बहुत ही सिंपल था पर बहुत ही डेंजरस। AT&T के फाइबर ऑप्टिक केबल जिसके थ्रू सारा इंटरनेट ट्रैफिक जाता था, उनमें स्प्लिटर लगाया गया था। ये स्प्लिटर एक कॉपी बनाता था हर डेटा स्ट्रीम का, जैसे मिरर इमेज की तरह। मतलब एक सिग्नल कस्टमर के लिए जाता और एक कॉपी चुपके से रूम 64 1A के अंदर चला जाता था। डोमेस्टिक या इंटरनेशनल सबका डेटा कॉपी होता था। सोचो, हर सेकेंड इंसाइक्लोपीडिया के बराबर का डेटा कॉपी हो रहा था और किसी भी AT&T के एम्प्लॉय को इसका आइडिया नहीं था, क्योंकि एक्सेस सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों को थी। क्लेन ने सारे डॉक्यूमेंट और वायरिंग डायग्राम अपने पास रखे और 3 साल तक चुप रहा। फिर जब 2005 में न्यूयॉर्क टाइम ने NSA के वारंटलेस वायर टैपिंग एक्सपोज किया, तो क्लेन ने डिसाइड किया कि उनके पास जो जो डिटेल है वो पब्लिक कर देंगे। 2006 में उसने वायर्ड मैगजीन को डॉक्यूमेंट और टेस्टिमनी दिया। क्लेन की एविडेंस से पता चला कि ऐसा रूम सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में नहीं था, बल्कि AT&T के और भी ऑफिसेज बिल्डिंग सेंटर में सिमिलर ब्लैक रूम बना हुआ था। जिसके बाद सबका ध्यान गया न्यूयॉर्क की तरफ। एक और जाइंट बिल्डिंग 33 थॉमस स्ट्रीट, यहाँ पे भी सेम पैटर्न मिला, रूम 64 1A की तरह। अब सवाल सिंपल था, अगर एक छोटा कमरा इतना डेटा कैप्चर कर सकता है तो एक 29 फ्लोर की बिल्डिंग क्या कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि AT&T मजबूरी में आके गवर्नमेंट का हेल्प कर रहा है, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये पार्टनरशिप था और ये पार्टनरशिप दशकों पुराना है। AT&T और US गवर्नमेंट का रिश्ता तब से है जब टेलीग्राम और फ़ोन लाइंस नया नया आया था। अमेरिका का जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसा था कि दुनिया के बहुत सारे इंटरनेशनल मैसेज यहीं से गुजरते थे और गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर डेटा यहाँ से जा रहा है तो हमें भी एक कॉपी मिलना चाहिए। और 9/11 के अटैक के बाद सर्विलियंस को सिक्योरिटी का भी लेबल मिल गया था। AT&T ने ये सब सिर्फ देश के लिए नहीं किया, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए भी किया। गवर्नमेंट ने उन्हें बड़े सिगरेट कॉन्ट्रैक्ट दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर के। तो होपफुली आपको ये बिल्डिंग का एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे ये लोगों पर नज़र रखता था। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।